हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस हिंदी के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ योजना और उप विषय है पद्यांश। आज का प्रकरण है वाक, जो कि एक कविता है। आपका ये कक्षा 9 का हिंदी विषय का एक चैप्टर है जो कवयित्री लगदग द्वारा रचित एक कविता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ योजना संख्या 48 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड के यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा 9, विषय है हिंदी, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है वाक, जो कि एक कविता है। उसके बाद है अवधि है 45 मिनट। किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका एग्जामिनर फाइल चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि पैदा करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की रचनात्मक वृत्ति का जागृत करना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों के विभिन्न विषयों के ज्ञान की वृद्धि करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की विचार एवं तर्क शक्ति का विकास करना, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्र अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र कवयित्री लगदग द्वारा रचित वाक कविता के प्रस्तुतिकरण में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र कवयित्री लगदग द्वारा रचित वाक कविता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र इस पद पाठ से संबंधित शब्दों के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि, यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि तथा निगमन विधि इत्यादि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है, जैसे कि चौक, डस्टर, सैंपल, संकेतक इत्यादि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए छात्र छात्रा कवयित्री लगदग द्वारा रचित वाक कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग होता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए। इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं बच्चों
हम लोग किस देश में रहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भारत। ठीक है, यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? भारत। अब इस भारत शब्द को लेकर छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं। ठीक है, भारत देश का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं कश्मीर को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, कश्मीर की लोकप्रिय संत कवयित्री कौन थी जिनका जन्म पाम्पोर गांव में हुआ था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं संत कवयित्री ललदग्ध। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, संत कवयित्री ललदग्ध की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं वाक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, कवयित्री ललदग्ध द्वारा रचित वाक कविता के बारे में आप क्या जानते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग संत कवयित्री ललदग्ध द्वारा रचित वाक कविता का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन सा पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, यानी कि इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे कवयित्री का जीवन परिचय और इसमें छात्र अध्यापक वाक कविता के कवयित्री का जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं, कवयित्री ललदग्ध का जन्म 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पाम्पोर गांव में हुआ था। ललदग्ध को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। वे 14वीं सदी की एक भक्त कवयित्री थी जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती है। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में ललेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललदग्ध की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललदग्ध के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णता के ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे कवयित्री का जीवन परिचय और इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट में कवयित्री ललदग्ध का जन्म 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पाम्पोर गांव में हुआ था। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे ललदग्ध को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे ललदग्ध की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललदग्ध के वाक प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं कवयित्री ललदग्ध को और किस नामों से जाना जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा उत्तर देते हैं कवयित्री ललदग्ध को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं वाक किसे कहते हैं?
तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं वाणी को वाक्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे वाक्य कविता का सारांश, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। प्रस्तुत वाक्यों का संकलन मीराकांत जी ने किया है। यहाँ प्रस्तुत वाक्यों में कवयित्री ललदग्ध हमें यह कहना चाह रही है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। यदि कोई सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण की ओर झांकेगा तो ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ललदग्ध के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है जो हमें आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभावों का विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है। उनके अनुसार सद्कर्म के द्वारा ही हम इस मायाजाल से मुक्त हो सकते हैं। कवयित्री के अनुसार हम सद्कर्म तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर बसे अहंकार से मुक्त हो पाएंगे। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आदर्श वाचन। इसमें छात्र अध्यापक पहला जो पंक्ति है वाक्य कविता का वो सुनाएंगे। तो देखिए क्या सुनाते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सोकरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रहा हुक, घर जाने की चाह है घेरे। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे अनुकरण वाचन यानी कि दोहराना। इसमें छात्र अध्यापक के साथ बच्चे भी इस पंक्ति को दोहराएंगे। ठीक है। तो देखिए क्या दोहराते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, डॉट डॉट डॉट, जी में उठती रहा हुक, घर जाने की चाह है घेरे। इस तरह आप इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे भावार्थ। इसमें छात्र अध्यापक इस पंक्ति को विस्तार पूर्वक बच्चों को समझाएंगे। ठीक है। तो देखिए क्या समझाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ललदग्ध ने अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम होता जा रहा है, इसी वजह से वे व्याकुल होती जा रही है कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवयित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवयित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएगी, इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है। वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती है, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपर कार्य पर छात्र अध्यापक जो वाक्य कविता का पहला पंक्ति पढ़ाए उसमें जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ लिखेंगे। ठीक है। तो हेडिंग देंगे कठिन शब्दों के अर्थ, और इसमें लिखेंगे पहला वाक्य। वाक्य का अर्थ होता है चार पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली की एक गाए जाने वाली रचना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है रस्सी कच्चे धागे की, इसका अर्थ होता है कमजोर और नासवन सहारे। तीसरा है कच्चे सोखरे, इसका अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से कमजोर। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं किससे न मिलने के कारण कवयित्री के मन में हुक उठ रही है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं परमात्मा से। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं कवयित्री ललदग्ध के दुख का कारण क्या है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं ईश्वर मिलन में बाधा के कारण। ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप दूसरा पंक्ति पढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा पंक्ति के लिए भी ऐसे ही आदर्श वचन लिखेंगे, अनुकरण वचन लिखेंगे तथा
भावार्थ लिखेंगे। जितना भी इस चैप्टर में आप पढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे पुनः रिक्रिएशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखेंगे प्रस्तुत कविता वाक में कवयित्री ललदग्ध हमें यह कहना चाह रही है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। यदि कोई सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण की ओर झांकेगा तो ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षा केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया, ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे कवयित्री ललदग्ध कैसा जीवन अपनाने को कहती है। दूसरा प्रश्न करेंगे कवयित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कहती है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करेंगे वाक पाठ के आधार पर बताइए कि परमात्मा को पाने के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।